हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अपन कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं। बीच में मैंने लेक्चर्स नहीं डाले थे कुछ रीजन की वजह से। रीज़न क्या था, आई वॉज ट्रेवलिंग टू माई होम, है ना, फ्रॉम रायपुर टू वाराणसी। तो उस जर्नी के दौरान मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ चुका है, हमने क्या पढ़ा था। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स क्या था, फ्लक्स वॉज व्हाट, फ्लक्स क्या था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया, दिस इज नोन एज व्हाट, फ्लक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग जानते हो ये क्या है, वो चार्ज की एनर्जी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है चार्ज से लेकर के कहाँ, इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू होता है। ठीक है ना, वो एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। तो वो फ्लक्स क्या है, वो एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया एक्चुअली। ठीक है, एनर्जी आप उसको चाहो तो लाइट के साथ रिलेट कर सकते हो। जैसे लाइट होता है तो वो कितनी, है ना, जैसे टॉर्च को नजदीक से देखो तो है ना आंखें चौंधिया जाती हैं। ठीक है, दूर से देखो तो कंफर्टेबल लगता है। मतलब नजदीक से देखते तो उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होती है, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है काफी। ठीक है, और दूर होता है तो क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, तो फ्लक्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द एनर्जी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज या फिर टर्मिनेटेड टू द चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ। प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फ्लक्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एरिया एज अ वेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने एरिया का वेक्टर कॉन्सेप्ट को भी देखा था कि एरिया को हम लोग वेक्टर की तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और वो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हमने बोला था कि हम आपको स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है तो प्लीज मैनेज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ, अभी तो नया नया शिफ्ट किया हूँ यहाँ पे। देखता हूँ, उसको अरेंज करता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं अपन, है ना, इंजीनियर है, जुगाड़ तो लगाएंगे। तो आइए देखते हैं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल को समझने के लिए कुछ नहीं होता। आप लोगों ने क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा। यूनिट एंड डायमेंशन याद है, बरसों पहले जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। और गर्मी बहुत है एक्चुअली, फैन नहीं चला रहा हूँ, है ना, और इतना अमीर नहीं हूँ कि एसी वेसी लगवा लूँ। तो फैन ऑफ किया हूँ ताकि आवाज़ ना आए, आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम अपन सह लेंगे, लेकिन आप आराम से रहिए, आप बच्चे हैं ना, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम सह लेंगे थोड़ा। तो हाँ, अपन बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हाँ, जब अपन छोटे थे, बच्चे थे, तो अपन लोग क्लास 11th में फर्स्ट यूनिट पढ़े थे, यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हम लोगों ने 2 यूनिट्स और पढ़े थे, आपको याद होगा, एक प्लेनर एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। प्लेनर एंगल का यूनिट क्या था, थीटा, और रेडियन, है ना, और वो जो सॉलिड एंगल था उसका यूनिट क्या था, स्टेरेडियन। ठीक है, ये वही है सॉलिड एंगल। ठीक, सॉलिड एंगल को समझने के लिए क्या करना है, मैंने बोला था ना, वो कोन, जोकर वाली टोपी, वो आइसक्रीम कोन वाली आइसक्रीम, ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखिए कोन जैसा दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए ये कोन है। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ना, वो जो चारों तरफ का एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल। समझते हैं इसको बोर्ड पे, है ना, हाथ से क्या विजुलाइज कर पाएंगे हम। ठीक, तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए थोड़ा सा मैं प्लेनर के बारे में बात करूंगा, प्लेन एंगल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, रेडियन के बारे में बात करूंगा। तो प्लेन एंगल आप जानते हो, जैसे मान लीजिए प्लेन एंगल को कैसे दिखाते हैं, 2 लाइन है, तो एक लाइन का दूसरे के ऊपर जो इंक्लिनेशन होता है उसे को हम लोग बोलते हैं प्लेनर एंगल, जिसको हम लोग थीटा से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए ये अगर हम बोले कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर इसी लाइन पे जोड़ा जाए तो ये जो लाइन है वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा एंगल ही सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इंड पॉइंट को भी जोड़िए तो भी क्या कर रहा है, थीटा एंगल ही बना रहा है। देखिए ना, ये सेम लाइन है, अगर हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, किसी भी तरीके से जोड़ दें, है ना, किसी भी तरीके से जोड़ दें, तो एंगल कितना बना रहे हैं दोनों में, पाथ देखिए 1 2 3 4, कई सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन एंगल कितना बन रहा है, सिंगल एंगल है थीटा। ठीक है, इस चीज को समझिए,
ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो बल्कि डिपेंड करता है लाइन के ओरिजिनेशन पे और दोनों का कोइंसिडेंस कहाँ हो रहा है, मतलब दोनों कोलिनियरिटी कहाँ पे दिखा रहे हैं, दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वहां से उनका जो इंक्लिनेशन है वही उनके एंगल को डिसाइड करता है। बाकी 1 2 3 4 ये जो पाथ है वो कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, है ना, और लाइन का कोलिनियरिटी कहाँ पे दोनों मिलते हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, और अपन जानते हैं प्लेनर एंगल थीटा को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सर्किल याद करिए, सर्किल याद करिए, रेडियस आर, ठीक है, एंगल थीटा, तो ये लेंथ कितना होता था हम लोग कई बार लिखे हैं, दिस लेंथ इज नथिंग बट द आर इनटू में थीटा, दिस इज व्हाट आर, लेंथ ऑफ द आर, यही तो बोलते थे। तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ से देखिए तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज नथिंग बट द आर अपॉन में रेडियस, तो दिस इज प्लेनर एंगल, है ना, प्लेनर एंगल जो है वो आर अपॉन में रेडियस है। ठीक, अब अगर हम बात करें पूरे सर्किल में, जैसे पूरे साइकिल अगर कंप्लीट होगा तो आर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, किसी तरीके से आप कंप्लीट कर लो, मैंने सिंपल लिया, लाइन ले लीजिए, किसी भी तरीके से लीजिए, अगर आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो, एक सर्किल एक चक्र कंप्लीट करते हो, तो उसमें आपका थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए थीटा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेगुलर लेंथ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बोल दिया कि हमने सर्कुलर लेंथ लिया, सर्कुलर पाथ लिया कंप्लीट करने का, तो आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, अपन जानते हैं कि अगर पेरीफेरी का लेंथ लिया जाए, पेरीफेरी का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, अपॉन में रेडियस आर थीटा, और हम जानते हैं कि एक चक्कर कंप्लीट होता है तो टोटल एंगल कितना हो जाता है 2 पाई, देखिए प्रूफ भी हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो ये था आपका प्लेनर एंगल। अब इसी का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं सॉलिड एंगल में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, सॉलिड एंगल में देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड एंगल को पहले समझते हैं, शेप उसका जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा, ठीक है, मान लिया कि ये आर है, ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है आपका। सॉलिड एंगल को हम लोग, जैसे प्लेनर एंगल को हम लोग इस लाइन से दिखाते हैं, तो सॉलिड एंगल के लिए हम लोग सर्किल कंप्लीट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लेनर सॉलिड एंगल, है ना, स्टेरेडियन, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो एरिया है, ये जो एरिया बन रहा है ना, देखिए ना ये कोन है ना, तो अगर इसके पेरीफेरी पॉइंट को मिलाया जाए तो एक सर्किल बनेगा ना, अगर वो सर्किल है तो उसका एरिया होगा, तो मान लिया कि ये सर्किल जो बना है यहाँ पे उसका एरिया जो है वो ए है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने थीटा प्लेनर एंगल डिफाइन किया था क्या, आर अपॉन में रेडियस, उसी तरीके से सॉलिड एंगल जो होता है स्टेरेडियन इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है स्टेरेडियन की, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर होता है आपका सॉलिड एंगल, इतना नोट करिए फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉलिड एंगल में हम लोग, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया था लास्ट में, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अगर इसका 3D इमेज हम लोग बनाएंगे तो देखिए, 3D छोड़िए, पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये एरिया कितना था, ए था, ठीक है, ये इसका रेडियस वेक्टर है इस टाइप से। अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंड मत करिए, इसको इंक्लाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इस तरीके से, है ना, उसी लेंथ पे इस टाइप से अगर हम एरिया बनाते हैं तो ये देखिए इसका जो प्लेनर एंगल था, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से निकलेगा, जबकि इसका एरिया वेक्टर अगर आप देखिए तो इसका इंक्लिनेशन नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए अगर इसको इंक्लाइन किया था हम लोगों ने थीटा एंगल से, तो इसका एरिया वेक्टर भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, थीटा वेक्टर, ठीक है। अगर मान लिया कि ये जो नया वाला एरिया बन रहा है इंक्लाइन करने पे, ये जो नया वाला एरिया बन रहा है इसको नाम दिया मैंने ए डैश, ठीक है, और आपका पुराना वाला एरिया कितना है भाई, ए है।
तो अब सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी? जिस तरीके से हमने पिछले में देखा था कि प्लेनर एंगल इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, उसी तरीके से आपका सॉलिड एंगल जो होता है वो इंक्लिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा है तो अगर इस रेडियस वेक्टर के अलोंग अगर हम लोग एरिया वेक्टर को देखें तो इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? इसी के अलोंग आएगा, है ना, इस लाइन के अलोंग आएगा ना एरिया वेक्टर। देखिए ना, ये परपेंडिकुलर हम लोग लेंगे ना, तो इसका तो जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? इस डायरेक्शन में अपने को चाहिए एरिया, फ्लक्स जो मिलेगा उधर ही मिलेगा ना। तो इसकी तरफ अगर अब मिलेगा तो प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो ए डैश कुछ और नहीं बल्कि ए कुछ और नहीं बल्कि क्या है? ए डैश कॉस थीटा। मतलब हम लोग ए डैश कॉस थीटा को ए के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमने बोला था, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसके लिए अगर देखें, एरिया अगर ए है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड केस में जब हम लोगों ने इंक्लाइन कर दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए डैश कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है? ए के बराबर ही है, अपॉन में क्या? आर स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड एंगल जो इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन, एरिया परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। ये है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। नोट करिए इसको। हाँ, तो अभी मैंने देखा कि जो स्टेरेडियन है उसकी वैल्यू क्या है? एरिया अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे जो कोन था, अगर कोन को आप पूरा कंप्लीट करोगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फॉर स्फीयर अगर हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया, सेम एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। तो आप जानते हो क्या स्फीयर का एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा स्टेरेडियन की वैल्यू 4 पाई। किसके लिए? स्फीयर के लिए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस आपका जो सॉलिड एंगल होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 4 पाई होगी। आइदर इट इज स्फीयर और क्यूब, है ना, स्फीयर हो चाहे क्यूब हो, ठीक, चाहे कोई भी इरेगुलर शेप का हो, लेकिन अगर क्लोज्ड एरिया है तो उसमें जो कंप्लीट टोटल सॉलिड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा ही 4 पाई के बराबर होगी। सॉलिड एंगल विल ऑलवेज इक्वल्स टू 4 पाई व्हेन इट इज आस्क्ड अबाउट द क्लोज्ड सरफेस, है ना। क्लोज्ड सरफेस में आपका जो सॉलिड एंगल होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 4 पाई होती है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे हमने बोला था कि सॉलिड एंगल को यूज करके, सॉलिड एंगल और गॉस लॉ को यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? वो सारी चीजें जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी उसको बहुत इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी को देखते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द प्लेनर एंगल एंड द सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल है और जो प्लेनर एंगल उनके बीच का रिलेशन क्या है उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो फिलहाल उसको नोट करिए, फिर उसको देखते हैं अपन। चलिए अब अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल के बारे में हम लोग रिलेशन देखते हैं। अभी अब तक हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड एंगल जो है वो होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से मिल जाएगा एरिया की वैल्यू कितनी होती है? स्टेरेडियन इनटू में आर स्क्वायर, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना कोन है, ठीक। अब इसका अगर 3D पिक्चर देखा जाए तो ये जो सर्किल कंप्लीट करेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ये जो होगा ये क्या होगा? रेडियस आर होगा, ठीक है। ठीक भाई, ये रेडियस आर होगा आपका। अब देखिए हम क्या करते हैं, सॉलिड एंगल और आपका प्लेनर एंगल के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये एंगल जो है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है,
ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहां से थीटा पे जा करके डी थीटा का छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, ये छोटा सा स्ट्रिप लिया डी थीटा का, ठीक है, थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा स्ट्रिप लिया, ठीक है। अब इस छोटे से स्ट्रिप को देखिए, तो ये क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा, है ना, पूरा सर्किल होगा, जैसा इस टाइप इस साइड है वैसा ही उस साइड होगा। तो अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, फ्रंट व्यू, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, अपने को पता है रेडियस आर है, ये एंगल कितना है, डी थीटा है, तो ये हो जाएगा आर इंटू में डी थीटा, ये लेंथ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रिप की चौड़ाई है, ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई है उसकी वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा है, दिस इज आर डी थीटा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट यही पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखिए अगर ये रेडियस आर है, इफ दिस इज आर, तो ये लेंथ कितना होगा माय डियर, अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा कितना, आर कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। इतना तो अपने को पता है, जिसका थीटा लगा होता है वो कॉस थीटा होता है, जिसका थीटा नहीं लगा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा। हाँ भाई ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किल बना है भैया, इसका रेडियस जो है ना भैया, वो कितना है, आर साइन थीटा है। आ रही बात समझ में। तो अगर ये छोटा सा सर्किल जो बना है, अगर हम स्ट्रिप का एरिया पूछे, छोटा सा एरिया इसका डीए, छोटा सा एरिया जो डीए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपने को पता है यार कितना हो जाएगा, डीए की वैल्यू जाएगी 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है, इसका पेरिफेरी इनटू में आर डी थीटा, इसकी चौड़ाई, वही तो एरिया होगा। इसी तरीके से तो एरिया कैलकुलेट करते हैं, 2 पाई आर साइन थीटा इनटू में आर डी थीटा, ये हो गया एरिया। तो अगर हम इसके टोटल कंप्लीट एरिया की बात करें, अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, अगर हमको टोटल एरिया चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर ले। तो अगर हम एरिया की बात करें, टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया की वैल्यू जो होगी वो डीए जो है उसको अपन अगर इंटीग्रेट कर ले, जिसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर इंटू में आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अगर इसको अपन इंटीग्रेट कर लें 0 से a तक, और इसको इंटीग्रेट कर ले कहां से कहां तक, सॉरी, ठीक है, थीटा पे जाकर के डी थीटा का हम लोगों ने देखे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, और यहाँ पे पॉजिटिव पे थीटा की वैल्यू कितनी है अल्फा है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर ले 0 से लेकर के अल्फा तक, काम बन जाएगा अपना, ठीक है। देखिए एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू में डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा तक, ठीक है। लिमिट पुट करिए, माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1 है, माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये होगी इसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू। और हम लोगों ने बहुत पहले देखा था कि एरिया की वैल्यू कितनी है स्टेरेडियन इनटू में आर स्क्वायर, तो फ्रॉम देयर वी कैन राइट दैट, यहां से हम लिख सकते हैं कि स्टेरेडियन आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार डाला, तो यहाँ से सॉलिड एंगल की वैल्यू आएगी 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस cos alpha. This is the value of what? Solid relation between solid angle, ये आपका solid angle है और ये क्या है आपका planar angle. तो this is the relation between solid angle and planar angle. देखिए ना अल्फा आपका यहाँ बना हुआ है planar angle, ठीक है, solid angle भी क्या होगा, यही तो होगा स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन और अल्फा में जो रिलेशन है वो ये है, solid angle is equals to 2 pi 1 minus cos planar angle, ठीक है। देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन है सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट पे ही, एक कैंडल है जल रहा है जिससे कितना 20 जूल की एनर्जी निकल रही है, ठीक है। कैंडल से 2 मीटर की दूरी पे एक ग्लास रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर है, सर्कुलर ग्लास रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इस ग्लास से कितनी हीट, कितनी एनर्जी बाहर निकल रही होगी,
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट, किसी भी फॉर्म में एनर्जी कितनी बाहर निकल रही होगी, अगर टोटल एनर्जी जो कैंडल से जनरेट होती है वो कितनी है, 20 जूल है। ठीक है, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए 20 जूल है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो इससे एनर्जी निकल रही है चारों तरफ उसकी वैल्यू कितनी है, 20 जूल है। मतलब सॉलिड एंगल की वैल्यू फॉर द कंप्लीट क्लोज लूप कितना हो जाएगा, 4 पाई है। तो हम कह सकते हैं कि 4 पाई एंगल के लिए जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 20 जूल। 4 पाई एंगल में जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 20 जूल निकल रही है। तो सिंगल यूनिट एंगल के लिए कितना निकलेगा, यूनिट स्टेरेडियन एंगल के लिए कितना निकलेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड टैक्टिक में 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉलिड एंगल कितना होगा, अगर हम बोले ये थीटा है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 2 मीटर ये 2 मीटर, तो जाहिर सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो अपन जानते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 45। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन में √2, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी सॉलिड एंगल की, ये सॉलिड एंगल मिल गई। तो एक यूनिट कितना जा रहा है, तो इतने इतने में कितना जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं कि फॉर दैट द एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 20 जूल अपॉन में 4 पाई इंटू में दिस मच सॉलिड एंगल, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई 1 माइनस 1 अपॉन में √2, पाई से पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 10, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 1 माइनस 1 अपॉन में √2 इज द आंसर। ग्लास से निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो इतनी जूल होगी। ठीक है, दिस मच ऑफ जूल। देख लीजिए, समझ लीजिए क्या किया है हमने, सॉलिड एंगल पहले निकाल लीजिए, अगर एक्सिस इक्वल टू एंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री अपने को पता है ना, 45 और ये 90, तो 45 डिग्री के लिए अपन निकाल सकते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 है, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में √2। तो अपन जानते हैं कि टोटल एंगल, टोटल साइकिल के लिए, टोटल कंप्लीट क्लोज लूप के लिए अगर टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 20 जूल है, तो 1 के लिए अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो सॉलिड एंगल है इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, उस यूनिट एंगल एनर्जी में मल्टीप्लाई कर देंगे उतने एंगल का, तो अपने को एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी। देख लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट करिए।